कॉपी की चेकिंग कैसे हुई थी बोर्ड एग्जाम में, हार्ड चेकिंग हुई थी या नहीं, पेपर हार्ड कितना था, बोनस मार्क्स के बारे में जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसे आए थे कि मैं पास हुआ था या फेल हुआ था। और अब रही बात इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो हेलो एवरीवन। तो कुछ दिनों से मेरे जो फिज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम की एक्सपीरियंस वीडियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं फिज़िक्स एग्ज़ाम को रिलेटेड। तो इसलिए मैंने एक कमेंट भी डाला था जिसको मैंने पिन कर दिया था कि आप जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर लिख दो, इसकी रिप्लाई में लिख दो एंड देन मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो इसमें मैंने सोचा मैं ये भी शेयर कर दूँ कि मैंने क्या क्या गलती करी थी, क्योंकि फ़िज़िक्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा गलती मैंने जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें सबसे ज़्यादा गलती फ़िज़िक्स एग्ज़ाम में करी थी, प्रिपरेशन के टाइम, प्लानिंग के टाइम। तो मैंने सोचा मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आते, जैसे कि मैं, वो अपनी गलती बता सकते हैं, क्योंकि ताकि कोई दूसरे लोग गलती ना करे कोई, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो लोगों ने पूछा था मैं पास हुआ था या फेल हुआ था, तो ऑफकोर्स पास ही हुआ था मैं। तो ये क्योंकि मैंने बाद में जो भी वीडियो डाली है वो ड्रॉप लिया है मैंने जेई मेन के लिए, उसके बारे में डाली, तो पास हुआ था इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैंने रिजल्ट की वीडियो भी डाली, उसमें भी यही बोला था, तो मैं पास हो गया था। बट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अब किसी ने पूछा था कि कॉपी की चेकिंग कैसे हुई थी बोर्ड एग्ज़ाम में, और जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसे आए थे कि नहीं, और हार्ड चेकिंग हुई थी या नहीं, या पेपर हार्ड कितना था, और ये भी पूछा था बोनस मार्क्स के बारे में। तो पेपर के पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि जैसे ही मेरे प्रैक्टिकल ख़त्म हुए थे तो उसके बीच में बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में शायद काफ़ी ज़्यादा दिन का गया, तो 10 दिन 15 दिन तो था, लगभग 10-15 दिन, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल जो थे वो फरवरी में चले थे। तो बोर्ड एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के बीच में 10 दिन से ज़्यादा का गैप था। तो मैंने क्या करा, सबसे बड़ी मिस्टेक, पूरे टाइम सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं करा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री और मैथ्स कर लेता तो उनका एग्ज़ाम अच्छा चल जाता है। क्योंकि फिज़िक्स एग्ज़ाम आप कितना भी कर लो, वो एग्ज़ाम के टाइम आप अपने दिमाग को, अपने टेंशन को, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करते हो, सब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि फिज़िक्स एग्ज़ाम का एक तो इतना हाइप है, और एक तो वो पहला बोर्ड एग्ज़ाम था मेरा, मतलब मेरा पहला बोर्ड एग्ज़ाम था 12th का, वो वाला। और अभी इस साल भी पहला बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास का वही है, फिज़िक्स, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो मेरा नहीं था और बहुत से लोगों का नहीं होगा वो। तो एक तो पहला बोर्ड एग्ज़ाम, उसका काफ़ी टेंशन रहता है, और दूसरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, उसकी तो ऑलरेडी इतनी हाइप रहती है, और मेरी तो फिज़िक्स सबसे ज़्यादा वीक थी। तो मैंने क्या करा था कि पूरे टाइम फिज़िक्स से फिज़िक्स प्रिपेयर करा, एंड सबसे ज़्यादा मैंने गलती करी थी इस चैप्टर से। ये चैप्टर 4 मैंने मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म वाला प्रिपेयर करा, और यही करता रह गया मैं। आधे से ज़्यादा दिन, 10 दिन में से तो इसी चैप्टर में चले गए। देन बचे कुछ दिन मैंने दूसरे चैप्टर करे, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इसको मेरे को लास्ट में करना था। तो अब आप लोगों ने जो पूछा था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड से, बट जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मॉर्निंग में मेरी एक्सपेक्टेशन पहुंच चुकी थी 45 मार्क्स में, 70 में से 45 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि प्री बोर्ड में मेरे एमसीक्यू लगभग केस बेस और जितने भी 16 एमसीक्यू आते थे और अलग से जो केस बेस आते थे उन सब में मिला के मेरे 17-18 मार्क्स उनसे ही आ जाते थे। और मैंने सोचा था इसमें मैंने थ्योरी और डेरिवेशन ये सब इतने कर लिए, तो मेरे लगभग 45 मार्क्स आ जाएंगे। बट हुआ बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो एग्ज़ाम मेरा काफ़ी लोग को लगा ईजी है, तो एग्ज़ाम ईजी था उस टाइम, तो मुझे हार्ड ही लगा था, क्योंकि मेरे वहाँ जो 3 सेट आए थे उसमें सबसे ज़्यादा मेरे सेट में एमसीक्यू सबसे ज़्यादा हार्ड थे। बट जो दिल्ली के सेट थे, जो भी दिल्ली के सेट थे वो सबसे ज़्यादा हार्ड थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। पहले मैं मार्क्स का बता देता हूँ। मार्क्स का भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैंने एक्सपेक्ट करे थे 40s में 45, बट मेरे मार्क्स 30s में आए थे, मतलब बॉर्डर पे मैं नहीं था, 20s मार्क्स नहीं थे, 30s में मार्क्स थे। और वो भी एमसीक्यू के कारण, क्योंकि एमसीक्यू मेरे लगभग 7 या 8 ही सही थे, केस बेस और नॉर्मल एमसीक्यू को मिला के सिर्फ 7-8 मार्क्स उधर से आए, मैंने जहाँ तक मैंने टोटल करा था। अगर वो 17-18 पहुँच जाते तो मेरे मार्क्स आराम से 40s में पहुँच जाते। बट क्योंकि वो 6-7 ही आए थे, बाकी जितने भी मेरे मार्क्स थे वो मेरे सारे थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से ही आए थे, या पता नहीं कितने मार्क्स थे, करेक्ट मुझे भी याद नहीं है। जो लोगों ने पूछा था कि पेपर देने के बाद मुझे कितने मार्क्स एक्सपेक्ट थे और कितने आए, तो एग्ज़ाम के बाद तो ना, एक तो इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता, फिजिक्स एग्जाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप बना रहता है, और यूट्यूब पे भी फिर डेली वही वीडियोस मिलेंगी आपको कि एग्ज़ाम ऐसा आया, एग्ज़ाम वैसा आया, आप क्या मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उसमें टेंशन के ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन में रोज़ कम करते जा रहा था। मतलब मैंने करा है पेपर में, फिर भी मैं सोच रहा था कि नहीं उतने तो आएंगे ही नहीं, हार्ड चेकिंग होगी, बट इतनी कोई हार्ड चेकिंग हुई नहीं थी। कोई भी हार्ड चेकिंग नहीं होती, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, एकदम नॉर्मल चेकिंग थी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन था थ्योरी का भी, उसमें डेरी लिखने का बोला है कुछ, और कुछ न्यूमेरिकल भी है, तो आप जितना करोगे उतना आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो मिलता है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी चेकिंग थी, इसलिए मेरे मार्क्स 30s में आए थे। तो चेकिंग तो काफ़ी अच्छी होती है, आप चेकिंग के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना। और मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था, मैंने भी एक्सपेक्ट कर, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरे 30s में आ सकते हैं, बट मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरा मन मान रहा था कि मैं
23-24 ही आने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था वो अच्छी चेकिंग करेंगे, पर उन्होंने अच्छी चेकिंग करी थी। फिर मेरा वो रिजल्ट है, उसके बाद जो मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे तो जितने आ रहे थे उतने ही आए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोनस मार्क्स दिए, बोनस मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिले थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने फ्री में किसी को 3-4 मार्क्स दे दिए, बिल्कुल नहीं दिए थे। आपको पेपर लिखना है। मैं ज़रूर बोलूँगा जितने भी क्वेश्चन आए आप ट्राई करो। मैंने तो पूरी आंसर शीट फुल कर दी थी। बीच में 1-2 पेज खाली रह गए थे, लेकिन उनको मैंने आखिरी में कुछ ना कुछ कर ही दिया था। तो जितना हो सके उतना करो। तो मैं यही बोलूँगा कि सबका आंसर लिखो। कुछ आया है आपको, उसका थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी आता है वो लिखो, क्योंकि उससे आपको मार्क्स मिलेंगे एट द एंड। ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन ही खाली छोड़ रहे हो कि नहीं आता है तो थोड़ा ट्राई भी नहीं करा, कुछ गिवन वगैरह वैल्यू और कुछ थोड़ा बहुत लिखा ही नहीं, ऐसे छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, उसको ज़रूर ट्राई करना, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। और अब रही बात इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो वैसे तो बहुत लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली होगी, बट जिन लोगों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी या जिन लोग रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, जो भी है, तो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा जहाँ तक मैंने देखा है, जैसा मेरा पेपर आया तो उस हिसाब से भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स को प्रिपेयर करो। जब पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाए देन सेमीकंडक्टर को करो, एंड सेमीकंडक्टर के बाद ऑप्टिक्स को करो, क्योंकि ये तीन जो है मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पार्ट, सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टिक्स, इन तीनों को करके आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से आ रहे हैं। तो जो लोग ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा उनको सबसे पहले इन तीन को प्रिपेयर करना चाहिए। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक और डेरिवेशन में भी ऑप्टिक्स की डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेरिवेशन, ये दो की डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैग्नेटिज्म की डेरिवेशन। तो अगर मैं ऑर्डर अपने हिसाब से बताना चाहूँ तो पहले मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर, देन ऑप्टिक्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आप ईएमआई करो, देन लास्ट में मैग्नेटिज्म में करो, क्योंकि मैग्नेटिज्म में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई की बातें करके बाहर लड़ाई हो चुकी है मेरी बातें सुन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लगभग डेरिवेशन ही आती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक एमसीक्यू आया था, मैंने काफ़ी गलत कर दिया था, मतलब काफ़ी इजी था, मैंने करा भी था सही, फिर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। और एक फिजिक्स एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आपका दिमाग ही नहीं चलता। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, मैंने वो इजी से क्वेश्चन को गलत कर दिया। और इतने सारे लोगों ने कमेंट करा था ये तो ईजी था, ईजी था, ईजी था, तो घर आके तो मुझसे भी हो गया था वो, वहाँ नहीं हुआ था बस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो सारे डेरिवेशन जो भी छोटे मोटे, एंड देन मेनली न्यूमेरिकल वगैरह सब करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 1 चैप्टर 2 से ज़्यादातर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट, ये गॉस थ्योरम, देन एक्सियल पॉइंट पे, इन सब की, और ये मेरे पेपर में भी आई थी। सबसे तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को लास्ट ही प्रायोरिटी देना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने चैप्टर कर लो जो ईजी है। ईएमआई तो काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, मेरे पास जैसे कि शॉर्ट नोट था, ये पूरा नहीं था, इसमें थोड़ा और होता, एक पेज और था वो गायब हो गया है। तो ये 2 पेज के शॉर्ट नोट्स में पूरा चैप्टर मैंने लिख लिया था, और ये काफ़ी छोटा चैप्टर था और इससे क्वेश्चन आए भी थे काफ़ी आसान आसान, और ये हो जाता है। तो ईएमआई करो, लेकिन लास्ट में मैं बोलूँगा मैग्नेटिज्म करो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको लास्ट भी करना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा याद करने का रहता है। मेरा एग्जाम जो था मैंने उसमें काफ़ी मिस्टेक करी थी, सेमीकंडक्टर करा ही नहीं था, लास्ट के लिए छोड़ दिया, वो लास्ट ही नहीं आया। ऑप्टिक्स अच्छे से नहीं करा, ये सब मैं कर लेता तो मेरे मार्क्स और आ जाते।